हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग भी 2026-27 में बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1, जिसमें आपके पेपर का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसका महासंग्राम रिवीजन क्लास 2026-27 बैच के लिए लेकर आ गई हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें मैं आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर की 1 से लेकर 8 तक यूनिट का पूरा निचोड़ बताने वाली हूँ। सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूंगी जो आपके इस बार एग्जाम में आने वाला है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, ताकि आप इस वीडियो से दोनों तरह के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सके, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग। और आपकी जो 8 यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, तो आप देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमेडी एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या है एंड हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी क्या है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखते हैं कॉमेडी क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मीनिंग ऑफ कॉमेडी। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमेडी भी हेडिंग डाल सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कॉमेडी इज सच ए ड्रामेटिक कैटेगरी दैट डील्स विद ए थीम इन ए लाइट अम्यूजिंग मैनर एंड गिव्स इट ए हैप्पी एंडिंग। आप लोगों को मैं कॉमेडी एंड ट्रेजेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपकी जो 8 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, उसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कॉमेडी है एक ड्रामा होता है, इसमें लाइट थीम होती है अम्यूजिंग मैनर वाली, जो कि हैप्पी एंडिंग देती है। इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं सब कॉमेडी वाले होते हैं, जिसको देखकर हंसी आती है, और एंड में जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है। एज ए प्ले, एक प्ले के रूप में एक कॉमेडी इज ए स्टेज प्ले ऑफ लाइट अम्यूजिंग ऑफन सैटिरिकल कैरेक्टर चीफली रिप्रेजेंटिंग ए रोमांटिक और रियलिस्टिक स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग। तो ये एक ऐसा नाटक होता है, एक ऐसा ड्रामा होता है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक रोमांटिक और रियलिस्टिक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है हैप्पी एंडिंग के साथ। द प्रिंसिपल एम ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज। इसका जो प्रिंसिपल एम होता है, यानी इसका जो मकसद होता है, अम्यूज यानी हंसाना होता है, विद हर्बल ह्यूमर यानी कि हास्य व्यंग के साथ, म्यूजिक और डांसिंग। बट मॉडर्न कॉमेडी इज आल्सो इंटरेक्टिव। According to George Meredith, comedy appeals to the emotions. Comedy often concerns the social group, while tragedy concerns the fate of the individual. Comedy जो होती है इसमें हंसी मजाक होता है, जबकि ट्रेजेडी में क्या होता है कि इंडिविजुअल का मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का फेट दिखाया जाता है, भाग्य दिखाया जाता है, और एंड में वो मर जाता है। जबकि कॉमेडी जो है ट्रेजेडी से पूरी तरीके से अपोजिट होती है। द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी आर ए स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग। जो एलिमेंट होते हैं कॉमेडी के वो ये होते हैं कि इसमें एक स्टोरी होती है, कहानी होती है हैप्पी एंडिंग के साथ, जबकि ट्रेजेडी में सैड एंडिंग होती है, रोने वाली एंडिंग होती है, जबकि कॉमेडी में हंसी वाली एंडिंग होती है, जो देखकर रीडर को, ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट अम्यूजिंग स्टाइल के साथ इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। ह्यूमर एक्साइटिंग स्माइल्स एंड लव्स होता है, हंसी मजाक होता है, लोग हंसते हैं। प्रिंसिपल एम टू अम्यूज द ऑडियंस विद ह्यूमर म्यूजिक एक्सेट्रा। तो इसका मेन मकसद होता है, प्रिंसिपल मतलब एम होता है कि लोगों को हंसाना, इसका मेन पर्पस होता है, तो वही है कॉमेडी। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। पहले तो आप डाल देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमेडी, उसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। तो हम लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ आज की वीडियो में देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी, क्लासेस को पढ़ा रही थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो कॉमेडी है या ट्रेजेडी है एक टाइप का ड्रामा होता है, जो कि ग्रीस से ही आया है, एंशिएंट ग्रीस से आया है। तो कॉमेडी केम इनटू बीइंग एन एंशिएंट ग्रीस। इंग्लिश लिटरेचर में जो कॉमेडी है वो प्राचीन ग्रीस से आया है, यूनान से आया है। द अर्लीस्ट नोन कॉमेडी अपीयर्ड इन एथेंस इन द 5th century BC। द अर्लीस्ट नोन कॉमेडी अपीयर्ड यानी कॉमेडी सबसे पहली बार दिखाई दिया, अपीयर्ड दिखाई दिया इन एथेंस में, जो कि ग्रीस का एक बहुत ही फेमस सिटी है। इन द 5th century यानी कि
5वीं शताब्दी बीसी में। इट डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल लोकल फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ डायोनिसस द ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी, वाइन एंड ट्रामा। तो ये जो देखिए, ये जो कॉमेडी है कहाँ से आया है? ग्रीस से आया है। एक लोकल फेस्टिवल होता था ग्रीस में, जिसमें कि एक ग्रीक गॉड जिनका नाम था डायोनिसस, उनके ऑनर यानी सम्मान में लोग ट्रेजेडी को, कॉमेडी को परफॉर्म किया करते थे, गाया करते थे, कॉमेडी भी दिखाते थे और ट्रेजेडी भी दिखाते थे। ये दोनों तरीके के ड्रामा वो उस फेस्टिवल में, एक लोकल फेस्टिवल था यूनान का, एथेंस का, वहाँ पर होता था डायोनिसस गॉड के सम्मान में। तो वहाँ के लोग इस तरीके की कॉमेडी को परफॉर्म करते थे। तो ये जो कॉमेडी थी फिर वहीं से लिटरेचर में आने लगी। मतलब पहले तो ये केवल स्टेज पर परफॉर्म की जाती थी, बट धीरे धीरे ये लिखी भी जाने लगी और लिटरेचर में ये आ गई। तो ये क्या है कि गिफ्ट है, कहाँ का? ग्रीक का गिफ्ट है लिटरेचर में। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस के द्वारा कॉमेडी लिखी गई। ये ग्रीक राइटर थे। इन लिटरेचर में सच कॉमेडी इज कॉल्ड ओल्ड ग्रीक कॉमेडी। इसको लिटरेचर में ओल्ड ग्रीक कॉमेडी कहा जाता है। इट इज ऑफन रिबाल, ओकेशनली burlesque and generally fantastic. It also satirized contemporary politicians. Examples of this comedy are the plays The Knights जो कि 424 BC में लिखा गया, The Clouds जो कि 423 BC में लिखा गया, एंड द वास्पर्स जो कि 422 BC में लिखा गया, ऑल प्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस एक ड्रामाटिस्ट थे ग्रीक के, जिन्होंने द नाइट्स, द क्लाउड्स एंड द वास्पर्स को लिखा है। ये तीनों ही कॉमेडी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके राइटर हैं एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस राइटर हैं। तो ये सबसे पहली बार ग्रीक के एथेंस में परफॉर्म की जाती थी, धीरे धीरे लिटरेचर में आई और आज हर कोई, मतलब जो भी राइटर्स होते हैं वो कॉमेडी लिखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज एन एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में एपिक क्या है, आइए इसके बारे में अब देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम रिकाउंटिंग हीरोइक डिड्स, although the term has also been loosely used to describe novels। जो ये एपिक होती एक लंबी पोएम होती है जिसमें कि एक हीरो के डिड्स को दिखाया जाता है, उसके कामों को दिखाया जाता है। although हालांकि द टर्म हैज़ आल्सो बीन लूजली यूज टू डिस्क्राइब नॉवेल्स, जबकि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका यूज नॉवेल को डिस्क्राइब करने में भी किया जाता है। सच एज लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस एंड मोशन पिक्चर्स, जैसे लियो टॉल्स्टॉय एवं वॉर एंड पीस और मोशन पिक्चर में। सच एज सर्जरी और सर्जरी में। इन लिटरेरी यूजेज द टर्म इनकम्पोसेस बोथ ओरल एंड रिटन कंपोजिशन। और लिटरेरी यूज में देखें तो ये शब्द जो है मौखिक और लिखित दोनों ही रचनाओं में शामिल किया जाता है। तो इतना याद रखिए, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें हीरो के डिड को, अच्छे कामों को दिखाया जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिक का इंग्लिश लिटरेचर में। ये सारे टॉपिक जब मैं आपको यूनिट्स को पढ़ा रही थी तो कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जाम में ज़रूर पूछता है। देयर आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक पोजेसेस। तो इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए पहला है, एपिक टेक्स प्लेस इन लार्ज स्प्रॉलिंग सेटिंग। जो एपिक है बड़े फैले हुए सेटिंग में होता है, यानी कि ये काफ़ी इसका सेटिंग बड़ा होता है। It often covers across several nations and often refers to the entire world और universe। तो it often ये प्राय कवर करता है across several nation, कई सारे राष्ट्रों को। अक्सर ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स को भी कवर करता है, यानी काफ़ी लंबी इसकी सेटिंग होती है। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन एडिशन टू द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, epic also begins with a statement of the theme।
यह प्रेरणा के आह्वान के अतिरिक्त होता है और इसका जो कथन होता है उससे ये शुरू होता है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिक कंटेंट्स लॉन्ग एक्सटेंडेड लिस्ट कॉल्ड एपिक कैटलॉग। तो महाकाव्य में लंबा समावेश होता है, विस्तार सूचियां इसमें होती हैं। नेक्स्ट आपका है इन एडिशन एपिक आल्सो यूज एपिथेट्स, और ये एपिथेट को यूज करता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो कि लॉन्ग में पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी पर एक नोट लिखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। द वर्ड ट्रेजेडी रिफर्स टू ए कंपोजिशन। ये जो वर्ड ट्रेजेडी है रिफर करता है टू ए कंपोजिशन मतलब रचना को, ऑफ सीरियस जो गंभीर, और सॉरोफुल यानी दुखी है, कैरेक्टर यानी कि सॉरोफुल और सीरियस कैरेक्टर की स्टोरी को ये रिप्रेजेंट करता है। इट इज ड्रॉन टू ए सॉरोफुल और फैटल कंक्लूजन, और इसके पास एक सॉरोफुल और फैटल कंक्लूजन होता है, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है इसमें सैड एंडिंग होती है और एंड में मेन हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है। लूजली इट इज अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ राइटिंग बट लेकिन पार्टिकुलरली इट इज यूज टू डेजिग्नेट ऑफ नेचर द नेचर ऑफ ए ड्रामा, लेकिन ये एक तरीके का ड्रामा होता है। और विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी आप कई बार पढ़ चुके हैं, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर है, या फिर कई सारी ट्रेजेडीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ विलियम शेक्सपियर की, जिसमें कि मेन हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है। एज ए ड्रामेटिक कंपोजिशन, ये जो ट्रेजेडी है एक ड्रामेटिक कंपोजिशन है। ड्रामेटिक मतलब ये नाटकीय होता है, कंपोजिशन मतलब एक रचना, एक लिटरेरी वर्क होता है। इट रिफर्स टू ए पीस ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, और ये रिफर करता है, संदर्भित करता है, पीस मतलब एक टुकड़े को, ऑफ ड्रामेटिक मतलब नाटक के टुकड़े को, लिटरेचर में। हुज एक्शन एंड लैंग्वेज आर इवेलेटेड, जिसका लैंग्वेज और जो एक्शन होता है वो इलेवेटेड होता है। इट्स एंडिंग इज यूजुअली ट्रेजिक, और इसकी एंडिंग यूजुअली यानी आमतौर पर ट्रेजिक होती है, यानी मेन हीरो या हीरोइन जो दिखते हैं काफ़ी अच्छे खासे दिखेंगे, लेकिन एंड में अपने ही कुछ गलत कामों की वजह से उनका कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है और वो किसी को चाहे मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ओथेलो में अपनी ही वाइफ को मार के खुद मर जाता है, मैकबेथ में किंग डंकन को मार के खुद मर जाता है, किंग लियर अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी करता है लेकिन एंड में पछताता है और उसकी बेटी भी मर जाती है, वो भी मर जाता है। तो इट्स एंडिंग इज यूजुअली ट्रेजिक इन्वॉल्विंग द फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो, यानी कि इसकी जो ट्रेजिक एंडिंग होती है उसमें फॉल एंड डेथ ऑफ हीरो इंक्लूड होता है, यानी हीरो का मरना शामिल होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इट अराउजेज इमोशंस और पीटी एंड फियर इन ऑर्डर टू पर्ज अस ऑफ दीज द सिमिलर इमोशंस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेजेडी इज ए गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। जिस तरीके से डायनोसिस गॉड के ऑनर में कॉमेडी को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था एथेंस सिटी में 5 सेंचुरी BC में, उसी तरीके से उसी टाइम पर ट्रेजेडी को भी परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको भी एंशिएंट ग्रीस का ही गिफ्ट कहा जाता है। लेटर यानी बाद में इट वॉज पॉपुलर, देखिए इट वॉज पॉपुलर इन एंशिएंट रोम, ये बाद में एंशिएंट रोम में भी पॉपुलर होती है, इन इंग्लैंड और बाद में ये इंग्लैंड में जाती है। द अर्लीस्ट ट्रेजेडी वॉज गोर बोदुक जो कि 1561 में लिखी गई थी, ये इंग्लिश का ये ट्रेजेडी था। तो देखिए पहले तो ये ग्रीस में परफॉर्म की जाती थी, फिर ये रोम पहुंचती है, उसके अलावा फिर ये इंग्लैंड में पहुंचती है, और जब ट्रेजेडी इंग्लैंड में पहुंचती है तो बहुत सारे इंग्लिश राइटर इसको अडॉप्ट करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। इट वॉज रिटेन ड्यूरिंग द रेनेसा, इट वॉज रिटेन ये लिखी गई ड्यूरिंग मतलब दौरान, द रेनेसा जब रेनेसा हो रहा था। इट वॉज रिटेन ड्यूरिंग द रेनेसा, और जब रेनेसा हो रहा था यूरोप में उस टाइम पर इंग्लिश राइटर्स ने रेनेसा के टाइम पर बहुत सारे इंग्लिश ट्रेजेडी को लिखा है। देखिए आवाज़ अगर आपको थोड़ा बदली सी लग रही है तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो थोड़ा अगर गला फंसा हुआ रहे तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा और अपने टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अदर ग्रेट ट्रेजेडी राइटर्स ऑफ द रेनेसा वर मार्लो, कीट एंड शेक्सपियर।
और इस टाइम के जो फेमस ट्रेजेडी राइटर थे रेनेसा के टाइम पर इंग्लिश यानी इंग्लैंड में, वो थे मार्लो, कीट या फिर विलियम शेक्सपियर। अब देखो, डॉक्टर फास्टस बाय मार्लो, डॉक्टर फास्टस ट्रेजेडी है बाय मार्लो, मार्लो के द्वारा लिखी गई। स्पेनिश ट्रेजेडी बाय कीट, तो स्पेनिश ट्रेजेडी कीट के द्वारा लिखी गई। हैमलेट लिखी गई बाय विलियम शेक्सपियर, आर वेल नोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, और रेस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक ट्रेजेडीज वर रिटेन बाय ड्राइडेन, डेवेनेंट एंड नेथेनियल ली। और रेस्टोरेशन पीरियड के जो फेमस ट्रेजेडी राइटर थे वो थे ड्राइडन, डेवेनेंट एंड नेथेनियल ली। ड्रेडेंस अल्फ्रेड लॉ, जो कि 1678 में लिखा गया, इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। तो अल्फ्रेड लॉ एक ट्रेजेडी है जो कि ड्रेडन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। तो ये आपको ट्रेजेडी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से लेकर इतना लिख दीजिएगा लॉन्ग आंसर में, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस हेडिंग डालना मत भूलिएगा कि मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी हेडिंग डाल करके आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ तक। उसके बाद ट्रेजेडी इन इंग्लैंड में यहाँ से हेडिंग डाल के आप पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए पूरा हेडिंग बाय हेडिंग कैसे लिखना आपको बता दी हूँ। देखिए आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथेनियन सिटी स्टेट। एथेनियन सिटी स्टेट का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ मेनी सिग्निफिकेंट आइडियाज। जो यूनान की सिटी एथेंस है, ये बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है और एनी सिग्निफिकेंट आइडियाज यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण आइडियाज के। एंशिएंट एथेनियंस वर ए थॉटफुल पीपुल। जो एंशिएंट एथेनियन थे, प्राचीन एथेंस के जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल पीपुल थे, यानी सोच विचार करने वाले इंसान थे। और आप जब भी पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो आप जितने भी विचारक देखते हैं वो आप यूनान के ही देखते हैं, ग्रीस के ही देखते हैं। हु enjoyed द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट सच एज साइंस, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, टू नेम ए फ्यू। और ये जितने भी फिलोसोफर थे ग्रीक के, एथेंस के जितने भी फिलोसोफर थे, उन्होंने पसंद किया, इंजॉय किया द सिस्टमेटिक स्टडी। एक व्यवस्थित रूप में आनंद आता था उन्हें, यानी मज़ा, उन्हें एक व्यवस्थित रूप में अच्छा लगता था पढ़ना अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसे कि साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया या हिस्ट्री हो गया। एथेनियंस एम्फेसाइज्ड द आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर। और ये जो एथेंस के लोग थे वो आर्ट या आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला या साहित्य पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट वर द एंशिएंट एथेनियन सिटी स्टेट्स। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स वर एथेंस। आपसे ये एथेंस सिटी के बारे में और यूनान की अलग अलग सिटीज़ के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप लिखोगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स वर एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, कैरिंथ एंड डेल्फी। ये सारे अलग अलग स्टेट हैं ग्रीक सिटी के। ऑफ दीज, और इन सब में से एथेंस एंड स्पार्टा वर द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट्स। जो एथेंस और स्पार्टा है इसमें से ज़्यादा फेमस और पावरफुल सिटी है। एथेंस वॉज ए डेमोक्रेसी, एथेंस के पास डेमोक्रेसी है, एंड स्पार्टा के पास 2 किंग्स एंड एन ओलिगार्चिक सिस्टम। इसके पास महान किंग हैं, बट बोथ वर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक सोसाइटी एंड कल्चर। और ये दोनों ही जो एथेंस की सिटी हैं, मतलब ये जो दोनों ही ग्रीक की पुरानी सिटी हैं, स्पार्टा एंड एथेंस, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी हैं ग्रीक की सोसाइटी और कल्चर को डेवलप करने में। चलिए आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, व्हाट इज़ द ऑगस्टन लिटरेचर इन रोम। ऑगस्टन लिटरेचर क्या है रोम में। ऑगस्टन लिटरेचर रोम में तो है ही, और साथ ही साथ ये इंग्लैंड में भी है। तो जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी उस टाइम सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ। ऑगस्टन एज के बारे में पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, बहुत ही लॉन्ग अच्छी वीडियो बना के पढ़ाया है, देख लीजिए।
तो देखिए कैसे लिखेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ऑगस्टन लिटरेचर इन रोम। तो ऑगस्टन लिटरेचर रिफर्स टू द पीस ऑफ लैटिन लिटरेचर दैट वर रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ सीजर ऑगस्टस। ऑगस्टन लिटरेचर रिफर करता है द पीस ऑफ लैटिन लिटरेचर के पीस को, दैट वर जो कि रिटेन लिखे गए, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द रेन मतलब होता है शासनकाल, ऑफ सीजर ऑगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर। फर्स्ट रोमन सम्राट थे सीजर ऑगस्टस। जब ये वहाँ के शासक यानी सम्राट बनते हैं, उस टाइम पर जितना भी लैटिन लिटरेचर में लिखा गया, जितनी भी अलग अलग राइटर्स ने लिखा, वो सब उस टाइम के लैटिन लिटरेचर के नाम से फेमस है और इनके ही टाइम पीरियड को ऑगस्टन लिटरेचर कहा जाता है या ऑगस्टन एज कहा जाता है। एक बात बड़े अच्छे से याद रखिएगा, सीजर ऑगस्टस के टाइम पर रोम में जितने भी राइटर्स थे उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, फिर आगे चलकर इंग्लैंड में एक टाइम आता है। इंग्लैंड में देखिए क्या होता है, इंग्लैंड के जो राइटर्स थे उन्होंने लगभग 18वीं शताब्दी में जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के टाइम के चीज़ों को, उस टाइम के लिटरेचर को कॉपी करके लिखना शुरू किया और न्यू क्लासिसिज्म को अपनाया और फिर उसी आधार पर लिखना शुरू किया। तो इसलिए ऑगस्टन एज दो जगहों पे पढ़ा जाता है, यानी ऑगस्टन एज दो एज को रिफर करता है, एक तो सीजर ऑगस्टस के टाइम को और दूसरा 18th सेंचुरी के इंग्लैंड के टाइम को। उस टाइम को भी ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के जितने भी राइटर्स थे 18th सेंचुरी के, उन्होंने ऑगस्टस सीजर के टाइम के राइटर्स के वर्क को कॉपी करके लिखना शुरू किया था। तो आप इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लासेस जब करा रही थी आपकी तो ये सारे डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। इन लिटरेरी हिस्ट्री of the first part of 20th century and earlier, Augustan literature was regarded along with that of the late Republic as constituting the golden age of Latin literature, a period of stylistic classicism। और ऑगस्टस सीजर के टाइम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर एक फील्ड में डेवलप कराया। इनके टाइम पर काफ़ी अच्छी कंडीशन वहाँ की थी रोम की, और फिर बाद में वही सारी चीज़ें इंग्लिश राइटर्स ने कॉपी करके लिखी, तो वही है ऑगस्टन एज। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैड किल्ड पेट्रोक्लस इन द इलियड। ये आपका द इलियड जो आपके बुक में दिया गया है, इलियड होमर की जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलियड में पेट्रोक्लस को कौन मारता है। तो हेक्टर मारता है। हेक्टर किल्ड पेट्रोक्लस इन बैटल, युद्ध में पेट्रोक्लस मारता है। देखिए जो होमर का महाकाव्य है, होमर का जो एपिक है इलियड, ये ट्रोजन वॉर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रोजन वॉर कई सालों तक ठीक है, ट्रोजन वॉर कई सालों तक चला था। तो इसमें लास्ट के 10 साल की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें एक ग्रीक योद्धा एक्किलीज है जो कि लड़ता है अपने दोस्त पेट्रोक्लस का बदला लेने के लिए। तो देखिए इसमें जब पेट्रोक्लस को मार दिया जाता है हेक्टर के द्वारा, जो कि पेट्रोक्लस एक्किलीज का दोस्त था, तो फिर बाद में ये अपने दोस्त का बदला लेने के लिए युद्ध में जाता है, वॉर में जाता है। पूरी समरी में पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा कि पेट्रोक्लस को कौन मारता है। तो हेक्टर किल्ड पेट्रोक्लस इन बैटल, युद्ध में पेट्रोक्लस को हेक्टर मारता है। बट इट वॉज नॉट ए क्लीन फाइटिंग, ये क्लीन फाइटिंग नहीं थी। अपोलो हेल्प टू नॉक पेट्रोक्लस ऑफ हिज फीट एंड ए यंग सोल्जर मेड द फर्स्ट हीट। तो अपोलो ने काफ़ी हेल्प कर दी थी जिसमें पेट्रोक्लस मारा गया, बट हेक्टर फिनिश्ड हिम ऑफ एंड दैट्स इज व्हाई वी कंसीडर हिम टू बी द मर्डरर। तो जब एक्किलीज को पता चलता है कि उसके दोस्त पेट्रोक्लस को हेक्टर ने मार दिया है, तो वो वॉर पर फिर से वापस आता है और अपने दोस्त पेट्रोक्लस का बदला लेने के लिए वो हेक्टर को मार देता है। हेक्टर को मारने के बाद वो उसके पूरी लाशों को पूरे वॉर में घसीटता है और एंड में हेक्टर के फादर किंग प्रियम को वो उसका शव वापस कर देता है, जिसके बाद हेक्टर का अंतिम संस्कार किया जाता है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द इलियड। इलियड कितनी बड़ी है? तो ये बहुत बड़ी है। देखो एपिक तो वैसे ही बड़ी होती है, बड़ी पोएम होती है, तो इलियड कितनी बड़ी है?
द इलियड बाई होमर, होमर के द्वारा लिखी गई इलियड इज एन एक्सटेंडेड नरेटिव दैट ऑक्युपाइज 15,693 लाइन्स, जिसमें 15,993 लाइन्स हैं। इन मोस्ट हार्ड कवर एडिशन वन पेज कंटेंट्स 23 to 25 लाइन्स, पहले एक पेज इसका 23 से 25 लाइन्स का बना है। इट मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 600 पेजेस, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 600 पेजेस हैं। इफ़ यू रीड द बुक विद ए स्पीड ऑफ 250 वर्ड्स पर मिनट, अगर पर मिनट में 250 वर्ड को पढ़ा जाए फास्ट स्पीड से, यू विल फिनिश इट इन 10 आवर्स। तो अगर इसकी स्पीड पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा तेज़ रखी जाए, अगर रीडर इसको काफ़ी तेज़ पढ़ रहा है तो 10 से 11 घंटे में इस पूरी इलियड को पढ़ पाएगा। तो काफ़ी लंबी है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समरी आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज द टाइम ऑफ न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज की टाइम क्या है, ये आपसे शॉर्ट में पूछेगा। द न्यू क्लासिकल पीरियड लास्टेड फ्रॉम द अर्ली 1600 टिल्स द एंड ऑफ 17, तो मतलब कि 1600 से लेकर के 1700 के अंत तक ये चलता है। तो 1600 की शुरुआत से 1700 के एंड तक ये चलता है न्यू क्लासिकल एज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेगा। न्यू क्लासिसिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैरिटी ऑफ फॉर्म, ये पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, क्लैरिटी ऑफ फॉर्म, सोबर कलर्स, शैलो स्पेस, strong horizontal and vertical that render that subject matter timeless and classical subject matter, ये सारे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। तो इसका मेन फोकस क्या है, द मेन फोकस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म वाज, इसका मेन फोकस था दैट कि आर्ट शुड एक्सप्रेस द आइडियल वर्च्यूज इन लाइफ, कि आर्ट एक्सप्रेस करेगा आइडियल वर्च्यूज को लाइफ में, एंड कुड इम्प्रूव और इम्प्रूव करेगा द व्यूअर बाय इम्पार्टिंग ए मोरलाइजिंग मैसेज, और नैतिक संदेश देकर उनको सुधारना चाहिए। तो ये इसका मेन फोकस है। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बारे में आप क्या जानते हैं। द विक्टोरियन एज वाज इसेंशियली द एज ऑफ प्रोज एंड नॉवेल। विक्टोरियन एज प्रोज और नॉवेल का एज था। द नॉवेल इन दिस एज, नॉवेल इस टाइम पर फील्स ए प्लेस विच ड्रामा हेल्ड इन द डेज ऑफ एलिजाबेथ। तो नॉवेल इस टाइम पर इतना ज़्यादा उरूज पर था, ऊंचाइयों पर था, जिससे कि एलिजाबेथ के टाइम में ड्रामा था। तो विक्टोरियन एज की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्रोज और नॉवेल का टाइम था, और नॉवेल इस टाइम अपने उरूज पर था, बहुत ऊंचाई पर था। इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स को लिखा गया था, नॉवेल का टाइम चल रहा था। जिस तरीके से एलिजाबेथ के एज में ड्रामा सबसे ऊपर था, वैसे ही विक्टोरियन एज में नॉवेल था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोमांटिक एंड द विक्टोरियन लिटरेचर। तो रोमांटिक लिटरेचर एंड विक्टोरियन लिटरेचर में डिफरेंस लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए। द विक्टोरियन लिटरेचर डिफर्स फ्रॉम द रोमांटिक ट्रेडिशन इन वेरियस वेज। जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो कई तरीके से रोमांटिक ट्रेडिशन से अलग है। इन द विक्टोरियन ईरा, विक्टोरियन एज में रोमांटिसिज्म नो लॉन्गर इम्प्लाइड एन एटीट्यूड ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनल मोड्स। तो विक्टोरियन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, विक्टोरियन एज में रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिकवाद था, पारंपरिक तरीकों से खिलाफ विद्रोह का रवैया नहीं रखता था, पारंपरिक तरीकों के खिलाफ नहीं था, अगेंस्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द विक्टोरियन ईरा इन्फ्लुएंस पोएट्री। तो इन्फ्लुएंस कैसे करता है पोएट्री को। विक्टोरियन ईरा का मतलब एज होता है या युग होता है, तो विक्टोरियन एज इन्फ्लुएंस कैसे करता है, प्रभाव कैसे डालता है पोएट्री पर। तो वाइल द नॉवेल्स वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन ईरा। तो नॉवेल तो सबसे डोमिनेंट यानी कि प्रमुख फॉर्म था विक्टोरियन एज का। पोएट्स कंटिन्यूड टू एक्सपेरिमेंट विद स्टाइल एंड मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन देयर पोएम्स। तो पोएट्स उस टाइम
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टाइल का यूज़ कर रहे थे, एक नया मेथड यूज़ कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग की तरह वो अपनी पोएम्स को लिख रहे थे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ पोएट्री इन विक्टोरियन पोएट्री। तो विक्टोरियन पोएट्री के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे। द विक्टोरियन पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स ऑफ पोएट्री। तो दो ग्रुप में डिवाइड की गई थी विक्टोरियन एज की पोएट्री को। फर्स्ट था द हाई विक्टोरियन पोएट्री एंड सेकेंड था द प्री रेफेलेटीज मूरल। तो आई होप कि आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।